रॉ के दफ्तर में अब अक्सर लोग खान को रजनी के भाई के नाते से पहचानने लगे थे। वो मालूमात हासिल करने के लिए बसा औकात तमाम एहतियातें बालाए ताक रख दिया करता था। उसने इस तमाम अरसे में अपनी जान हथेली पर रख कर मुल्क व कौम के लिए काम किया था। वो नवंबर की ही एक शाम थी। आज बंगाली फौजी अफसरान के एजाज में एक अहम पार्टी दी जा रही थी, जिसमें दिल्ली के बड़े बड़े लोग भी शामिल थे। खान ऐसी किसी भी बेहुदा पार्टी में नहीं जाया करता था, लेकिन रजनी ने उससे दरखास्त की थी कि वो शाम ढलते ही उसे लेने आ जाए। वो खुद भी वहां रुकना नहीं चाहती थी। उसने खान से कहा था कि इस दौरान वो पार्टी से फरार होने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेगी। शाम ढले वो मोटरसाइकिल लेकर उस तरफ चल दिया। जाए तकरीब के नजदीक उसने मोटरसाइकिल खड़ी कर दी थी। उसके नजदीक ही तकरीब के शुरका गाड़ियों से उतर उतर कर शामियाने की तरफ जा रहे थे। रजनी ने उसे यहीं रुकने को कहा था। बड़ी बेचैनी से वो उसका मुंतजिर था, जब अचानक एक सरकारी कार उससे चंद कदम दूर आकर खड़ी हो गई। तेज रोशनी में एक बड़ी बावकार खातून उसमें से बरामद हुई और जैसे ही कार से बाहर निकल कर वो खान की तरफ घूमी, उसे यूं लगा जैसे बिजली के नंगे तार को उसने छू लिया हो। वो खूबसूरत लड़की और खान लाखों पर्दों के होने के बावजूद भी एक दूसरे को पहचान लेते। ये वो खूबसूरत नागिन थी जिसने सरहद के अंदर दाखिल होते ही उस पर फन फैलाया था और वो उसे एक रेलवे लाइन के पार धक्का देकर भाग निकला था। इस तरह आज अचानक एक साल बाद वो उससे यूं टकरा जाएगा, खान ने कभी सोचा भी नहीं था। साल पहले के वाकयात की फिल्म चंद लम्हों में उसके जहन के पर्दे पर रींग गई। लड़की ने चौंक कर उसकी तरफ देखा था। खान ने दूसरे ही लम्हे चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। उसके लिए सिवाय इसके और कोई चारा नहीं था कि मोटरसाइकिल स्टार्ट करे और वहां से भाग जाए, और उसने वैसा ही किया। लेकिन अभी बमुश्किल उसने गियर बदला ही था जब उसे अपनी पुश्त पर भैया की जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। ये रजनी थी जो अचानक किसी तरफ से वहां आ गई थी। आज तकदीर ने उसके लिए जाल फैलाया था और अब वो वाकई इसमें फंस चुका था। बादिले नखास्ता उसने मोटरसाइकिल रोकी और रजनी के पीछे बैठते ही उसे स्टार्ट कर दिया। एक लम्हे के लिए उसने पलट कर देखा। नागिन उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। खान ने अपनी दानिश्त में यही समझा था कि आर्मी इंटेलिजेंस की कैप्टन सलोचना ने उसे नहीं देखा, लेकिन वो भूल रहा था कि सलोचना ने उसे कभी भुलाया ही नहीं था। खान का उसके हाथों में आकर निकल जाना उसके कैरियर का शायद सबसे हौलनाक सानेहा था। और आज जब उसने रॉ के इस इज्तिमा में इंस्पेक्टर रजनी के साथ खान को देखा था, तो एक लम्हे के लिए तो वो सुन होकर रह गई थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन वो ये भी जानती थी कि आज तक इन आंखों ने कभी धोखा नहीं खाया। दूर तक वो मोटरसाइकिल की पिछली बत्ती पर नजरें जमाए खड़ी रही। इंस्पेक्टर रजनी उसके लिए अजनबी नहीं थी। उसका शुमार कैप्टन सलोचना की बड़ी लायक शागिर्दों में होता था। एक लम्हे को उसने ये भी जरूर सोचा कहीं ये नजर का धोखा ही ना हो, लेकिन उसने दिल की बजाय जहन से ज्यादा काम लिया और जब उसे अपने हर सवाल का जवाब हाँ ही में मिला, तो उसे यकीन आ गया कि ये वही पाकिस्तानी एजेंट है जो उसे रेलवे लाइन के पार धक्का देकर भाग गया था। और अगर ये शख्स वाकई वही है तो इसका ज्यादा देर तक आजाद रहना उसके मुल्क के लिए और ज्यादा तबाहकुन साबित होगा। कैप्टन सलोचना ने सोचा और दूसरे ही लम्हे वो रूबा अमल थी। वो बजाय तकरीब गाह की तरफ जाने के अचानक ही दूसरी तरफ घूम गई। उसका रुख रॉ के ऑपरेशन रूम की तरफ था। बामुश्किल 5 मिनट के बाद एक मुअद्दब सिक्योरिटी ऑफिसर उसके सामने इंस्पेक्टर रजनी की पर्सनल फाइल में रजनी का तमाम पस मंजर, खानदानी रवाबित, नए और पुराने दोस्तों के पतों के साथ मौजूद थे। रॉ अपने किसी एजेंट से यूं ही आंखें बंद नहीं कर लेती थी। वहां उसकी आमदरफ्त और उसके हल्का अहबाब का मुकम्मल रिकॉर्ड उसे लाइल्म रख कर रखा जाता था। खान के शायद वहम गुमान में भी ये बात नहीं थी कि उसकी कोई तस्वीर भी इस पर्सनल फाइल का एक हिस्सा बनकर रह गई थी, दूसरी बहुत सी तस्वीरों की तरह। कैप्टन सलोचना की आंखें अब धोखा खाने को तैयार नहीं थी। इस तस्वीर में गो के खान ने दाढ़ी रखी हुई थी और उसकी आंखों पर गहरे रंग के शीशों की ऐनक भी मौजूद थी, लेकिन सलोचना को यकीन आ ही गया था कि ये वही है। अब उसने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर कुछ कर गुजरने का फैसला कर लिया था। वो ये कारनामा बड़ी खामोशी से और अचानक अंजाम देना चाहती थी। और थोड़ी ही देर बाद एक प्राइवेट कार में सिविल कपड़े पहने वो रजनी के घर की तरफ उड़ी चली जा रही थी। उसका जहन कार से भी ज्यादा तेज रफ्तारी से सफर कर रहा था। खान बज़ाहिर तो मुतमईन था, लेकिन इसकी छठी हिस्स ने किसी पेश आमदा खतरे की निशानदही भी कर दी थी। एहतियात मलहूज़ खातिर रखते हुए ही उसने रजनी को कॉलोनी के बाहर ही उतार दिया। मैं जरा अहमद कमाल से मिलने जा रहा हूँ, एक जरूरी काम है और मैंने उसे वक्त भी तकरीबन यही दिया हुआ है। बेचारा परेशान होगा, फिर काम भी तुम्हारा है, इसलिए बुरा मत मानना। उसने अचानक मोटरसाइकिल रुकने पर हैरान खड़ी रजनी को कहा और उसका जवाब सुने बगैर ही मोटरसाइकिल दोबारा स्टार्ट कर दी। कॉलोनी से कुछ दूर वाक़े एक सिनेमा घर के साइकिल स्टैंड पर उसने मोटरसाइकिल खड़ी कर दी। अब उसका रुख करीबी टेलीफोन बूथ की तरफ था। किसी आमदा खतरे की सूरत में वो फरार की सूरत पहले ही तलाश कर लेना चाहता था। इससे कबल उससे उमूमन खुद ही कोई राब्ता कायम करता था और उसे कोई
टेलीफोन नंबर राब्ते के लिए दे दिया जाता था। इस वक्त उसके पास कोई ऐसा नंबर भी नहीं था जिससे वो इस सूरत हाल में रहनुमाई हासिल कर सकता। उसने बड़ी उम्मीद के साथ एक दूसरे मुल्क के नंबर पर कॉल बुक करवाई थी और बूथ पर मौजूद क्लर्क की मुट्ठी भी गर्म कर दी थी ताकि वो उसका नंबर दूसरों से पहले लगा दे। फिर भी उसे करीबन आध घंटा इंतजार करना पड़ा और आध घंटे के बाद उसे इत्तला मिली कि उसका दिया हुआ नंबर मौसमी खराबी की वजह से नहीं मिल रहा। खान को इस सूरत हाल ने चकरा कर ही रख दिया था। कॉल बूथ से बाहर आकर वो कुछ सोचता हुआ सिनेमा की तरफ चल दिया। किसी आमदा ख्याल के तहत अचानक ही उसने घर फोन किया। ये उसकी खुशकिस्मती थी कि फोन रमा ने रिसीव किया। हेलो रमा। रमा ने दूसरी तरफ से फौरन सवाल किया, आप कहाँ से बोल रहे हैं? खान का माथा ठनका। क्यों भाई, खैरियत है? उसको अपनी आवाज हल्क में घुटती हुई महसूस हो रही थी। वो बोली, भगवान के लिए अरुण जल्दी बताओ, और हाँ घर मत आना, मैं वहां आती हूँ। रमा ने इतनी बहुत सी बातें जितनी जल्दी और तेजी में कह दी थी, उससे खान उस पर गुजरने वाले तूफान की शिद्दत का अंदाजा बखूबी कर सकता था। रमा रजनी के घर मौजूद थी जब रजनी वहां आई, क्योंकि आज उन दोनों ने शाम के बाद अपनी एक सहेली के यहाँ जाना था। उसका ख्याल था कि वो अंदाजन उस वक्त तक घर पहुंच जाएगी और रमा ने सोचा वहीं से दोनों चली जाएंगी। रजनी की आमद के बमुश्किल 15 मिनट बाद ही जब वो दोनों घर से रुखसत हो रही थी, एक तेज रफ्तार कार उनके दरवाजे पर आकर रुकी। कार में से बरामद होने वाली शख्सियत पर नजर पड़ते ही रजनी को यूं लगा जैसे अचानक किसी ने उसका दिल मुट्ठी में जकड़कर जोर से दबा दिया हो। उसके चेहरे की अचानक बदलती रंगत ने रमा को बौखलाकर ही तो रख दिया था। रजनी ने चाहा एक कदम उठाए, लेकिन कैप्टन सलोचना पर नजर पड़ते ही जैसे जमीन ने उसके पांव जकड़ लिए। सलोचना की अचानक और हंगामी आमद का जरूर कोई अहम सबब होगा और मामला खासा सीरियस है, रजनी ने दिल ही दिल में सोचा। सलोचना ने उसके नजदीक आकर कहा, हेलो इंस्पेक्टर रजनी। वो बोली, हेलो। रजनी को मामूली सा मुस्कुराने के लिए भी बहुत जोर सर्फ करना पड़ा। उसने रजनी से कहा, आओ अंदर बैठते हैं, और बड़ी बेतकल्लुफी से उसके बाजू को थपथपाती अंदर कमरे में चली आए। किसी लाशऊरी अमल के ताबे रजनी ने झूठ बोल दिया, ये माता जी की शागिर्द हैं कल्पना, आज पहली मर्तबा मिली है मुझसे। उसकी छठी हिस्स चिल्ला चिल्ला कर किसी जल्द टूटने वाली कयामत का एहसास दिला रही थी। तुम जरा चलो, मौसी जी से कहना मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगी। उसने रमा की तरफ मुड़कर एक आंख दबाई। रमा को यूं महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसे हिप्नोटाइज कर दिया हो। रजनी का झूठ, फिर उसकी तरफ देखकर आंख दबाना। वो एक लम्हे के लिए बौखलाई जरूर थी, लेकिन संभल गई। सूरत हाल की संगीनी का एहसास उसे बड़ी शिद्दत से हो गया था। उसने सोचा जरूर कोई खतरनाक बात है, वरना रजनी यूं उसे यहाँ से न भगाती। बजाहिर खुद को सूरत हाल से लाताल्लुक करके वो दरवाजे से दूसरे कमरे में दाखिल हो गई, लेकिन अपने कान जैसे वो उस कमरे में छोड़ आई थी। मिस रजनी, तुम्हारा वो दोस्त अरुण कुमार कहाँ है? उसे सलोचना की आवाज सुनाई थी। क्यों, आप कौन होती हैं मेरे जाती मामलात में मदाखलत करने वाली? रजनी ने शायद जानबूझकर अपनी आवाज बुलंद रखी थी ताकि दूसरे कमरे में मौजूद उसकी सहेली को सूरत हाल की संगीनी का एहसास हो जाए। सलोचना धाड़ी, इंस्पेक्टर रजनी, वो तुम्हारा जाती मामला नहीं रहा। अरुण कुमार एक पाकिस्तानी स्पाई है, बहुत खतरनाक एजेंट है। रमा को यूं लगा जैसे किसी ने बड़े जोर से घूंसा उसके दिल पर मार दिया हो। बोली, क्या कह रही हैं आप? रजनी की बौखलाहट नुमाया थी। सलोचना बोली, वक्त जाया न करो रजनी, वरना मामला संगीन भी हो सकता है। कहाँ है वो? रजनी बोली, उससे मेरी दोस्ती पुरानी नहीं कैप्टन, और होना कहाँ है उसे, अपने घर होगा, लेकिन आपको गलत फहमी हो गई है, शायद आपको धोखा हुआ है। सलोचना गुर्राई, रहता कहाँ है वो? रजनी बोली, उधर गंज मंडी की तरफ कहीं रहता है, मुझे उसके घर का इल्म है, नंबर वगैरह याद नहीं। सलोचना बोली, रजनी तुम्हें फौरन मेरे साथ चलना होगा। रजनी बोली, लेकिन मैं अपने पर्सनल बॉस की इजाजत के बगैर कुछ नहीं करूंगी। इस मर्तबा सलोचना का लहजा फाड़ खाने वाला था। बोली, मैं कैप्टन सलोचना तुम्हें हुक्म देती हूँ। दूसरे कमरे में मौजूद रमा की बाकी तमाम हिस्सियात को तो मौत आ चुकी थी, शायद सुनने की हिस्स अभी जिंदा थी। उसने खुद को गिरने से बचाने के लिए दीवार का सहारा ले लिया था। ओके, मैं आपके साथ पहले ऑफिस जाऊंगी और अपने बॉस से इजाजत के बगैर कोई अगला कदम नहीं उठाऊंगी। सलोचना ने धमकी दी, रजनी तुम्हें इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। एक बात तो रमा वाज़े तौर पर महसूस कर सकती थी कि रजनी बहर सूरत अरुण को बचाना चाहती है, वरना वो उसका गलत नाम न बताती, ना ही इस तरह वक्त को टालती। बोली, मैं लिबास तब्दील कर लूं। यह कहकर वो सलोचना की कोई बात सुने बगैर उस कमरे में चली आई थी जहां रमा मौजूद थी। मौसी शायद किसी साथ वाले क्वार्टर में गई हुई थी, वरना अब तक वो यहाँ जरूर आ जाती। दूसरे कमरे में रमा को देखकर उसने अपना निचला होंठ दांतों तले दबाया, फिर बड़ी बावकार चाल चलती हुई उसकी तरफ आई। उसने अपने मुंह पर उंगली रखकर इशारा कर दिया था कि वो अपनी जबान बंद रखे ताकि उसकी वहां मौजूदगी का सलोचना को
को इल्म ना हो सके। 2 कदम मजीद आगे बढ़कर वो रमा से लिपट गई। उसने रमा के कान के नजदीक मुंह करके सिसकारी भरी, रमा मेरी दोस्त, वक्त बहुत कम है, सिर्फ मेरी बात गौर से सुन लो। मुझे नहीं मालूम वो कौन है कौन नहीं, बस वो मेरा भाई था। रमा, एक रोज उसने कहा था मुमकिन है मुश्किल हालात में मैं उसे पहचानने से इनकार कर दूं। अगर जिंदगी में कभी अरुण भैया से मुलाकात हो जाए तो उसे बता देना कि उसकी राजपूत बहन ने उसे मरते दम तक नहीं भुलाया था। रमा, मैं तुम दोनों की मोहब्बत पर कुर्बान होने जा रही हूँ, इस उम्मीद पर कि तुम भी इस मोहब्बत का भरम रखोगी। एक न एक रोज ये लोग तुम तक पहुंच जाएंगे और वो जिंदगी मौत से बदतर होगी। अगर मरना ही है तो अरुण भैया की मोहब्बत पर मर जाओ। उसने रमा को बोसा दिया और नजदीकी अलमारी की तरफ बढ़ गई। रमा की कुव्वते समात तो अभी तक जिंदा थी, लेकिन कुव्वते गोयाई सलब हो चुकी थी। अब तक जाने कितनी हिचकियां उसके हलक में दम तोड़ चुकी थी। उसने रजनी से बहुत कुछ कहना चाहा लेकिन कुछ न कह सकी। एक फांसी उसके हलक में अटक कर रह गई थी। उसके देखते ही देखते रजनी ने अलमारी से अपना सर्विस पिस्टल निकाला, उसके चैम्बर में गोलियां लोड की और दूसरे कमरे में पहुंच गई। उसके हाथ में इस तरह पिस्तौल देखकर सलोचना अपनी जगह मुंजमिद होकर रह गई। कैप्टन सलोचना, उसने पिस्तौल सीधा करते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि तुम झूठ नहीं कहोगी, तुम अपने काम की माहिर हो। अगर मैंने अरुण कुमार को गिरफ्तार भी करवा दिया तो भी तुम लोग मुझे जिंदा दरगोर कर दोगे। मैं राजपूत लड़की हूँ मिस सलोचना, किसी तफ्तीशी मरकज में तुम्हारे सुधाए हुए कुत्तों से अपना जिस्म नुचवाने से मर जाना मेरे लिए ज्यादा मौजू है। कैप्टन सलोचना, मैं मरते दम झूठ नहीं बोलूंगी। मुझे इल्म नहीं था कि मेरा भाई पाकिस्तानी जासूस है। अगर इल्म हो भी जाता तो भी मैं उसे तुम्हारे हाथों गिरफ्तार न करवाती, लेकिन वतन से गद्दारी का मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया। और हाँ कैप्टन सलोचना, तुम ही शायद एक ऐसी हस्ती हो जिससे मेरे भाई को खतरा लाहक है। मैं अपने साथ ही ये कहानी भी खत्म कर देना चाहती हूँ। कैप्टन सलोचना, वो शेरनी की तरह धाड़ी, तुम्हें भी मेरे साथ ही मरना होगा। हाँ तुम्हें, ताकि ये राज तुम्हारे साथ ही हमेशा के लिए दफन हो जाए। एक लम्हे के लिए रुककर उसने पिस्तौल वाले हाथ को हरकत दी। ज्यादा होशियारी मत दिखाना कैप्टन, अपनी जगह बैठी रहो। उसने महसूस किया था कि शायद सलोचना के जिस्म में हरकत हुई है। सलोचना अपनी जगह दोबारा जमकर रह गई। उसे ये लड़की इस लम्हे काली का कोई रूप दिखाई दे रही थी। उसने सोचा जो औरत अपनी जान दे रही है वो उसकी जान भी ले सकती है। सलोचना, तुम मेरी इस बात का मतलब नहीं समझ सकोगी, क्योंकि तुम इस रिश्ते को समझ ही नहीं सकती जो मेरे और उसके दरमियान उस्तवार हो चुका था। और हाँ, मरने से पहले ये भी जान लो कि मैंने तुम्हें उसका एड्रेस भी गलत बताया है। अब से कोई आध घंटा पहले वाली फ्लाइट में वो दिल्ली से जा चुका है। तुम अब उसकी गर्द को भी नहीं पहुंच सकोगी। सलोचना अपनी जगह बैठी बैठी चीखी। रजनी, गुस्से से उसके जबड़े बाहर निकल रहे थे। उसने अपने दांत सख्ती से जमा रखे थे। रजनी चिल्लाई, शट अप। पिस्तौल सीधा करते हुए उसने सलोचना पर बहुत नजदीक से 3 गोलियां फायर कर दी। तीनों गोलियां सलोचना के सर पर लगी थी। उसको ज्यादा तड़पने की मोहलत भी नसीब न हुई थी। उसके साथ ही उसके हाथ का रुख बदला और रमा की समात एक और धमाके से लरस कर रह गई। रजनी ने अपने हाथों अपनी जान भी ले ली थी। रमा के दिल पर जैसे किसी ने आरा चला दिया हो। उसने एक लम्हे के लिए दूसरे कमरे में झांका, फिर दीवानावार बाहर को लपकी। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में करीबन सभी अहम शख्सियात एक गोल मेज पर बराजमान थीं। उनके सामने एक फाइल में मुख्तलिफ खुतूत की फोटोस्टेट्स मौजूद थीं, जिनके साथ एक खुसूसी नोट अलग से लगा दिया गया था, जिसमें तफसीलन बताया गया था कि ये इंटेलिजेंस के मायानाज एजेंट आबिद खान की हासिल करता वो प्रोफाइल है जो उसने गद्दार बंगाली कर्नल से छीन कर अपने कब्जे में ली। और फिर एजेंट जिसका कवर नाम मनोहर लाल था, उसने अपनी जान पर खेल कर ये रिपोर्ट सरहद पार तक पहुंचाई थी। खान ने बंगाली कर्नल को जहन्नम रसीद करने के फौरन ही बाद उन लोगों से राब्ता कायम किया था और अगले ही रोज दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में मनोहर लाल ने उससे कागजात वसूल करके सरहद पार पहुंचा दिए थे। इस फाइल में जो रॉ ने बंगाली कर्नल को अपना रोब जमाने के लिए मुताल्ले को दी थी, उसके मुख्तलिफ एजेंटों की रिपोर्टें मौजूद थी, जिनके जरिए बंगाली कर्नल को ये बावर करवाया जा रहा था कि अगर उसके जहन में कोई शक व शुबा मौजूद हो तो इस फाइल के मुताल्ले के बाद वो खत्म हो जाए और वो जी जान से अपने नए मालिकों के साथ वफादार हो जाए। इन खुतूत के जरिए दुश्मन के अज़ाइम बेनकाब हो गए थे। आबिद खान की उस रिपोर्ट ने उन लोगों के शुबहात को यकीन में बदल दिया था। गो कि वो इससे पहले दुश्मन की मुकम्मल प्लानिंग जो उसने मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश में बदलने के लिए तैयार की हुई थी, उसकी सारी रुएदाद अपने मुल्क में पहुंचा चुका था। लेकिन इस फाइल में रॉ के मुख्तलिफ एजेंटों के खुतूत ने उन लोगों को बावर करवा दिया था कि बगावत सारे मशरकी पाकिस्तान में फैल चुकी थी। सब लोग बारी बारी फाइल में लगे खुतूत पढ़ रहे थे। पहला खत यूं था, टॉप सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, सिर्फ उसी के लिए जिससे ये मुताल्लिक है। हस्बे हुक्म मैंने व्हाइट फ्लावर से राब्ता कायम किया था। हमारी मुलाकात स्टेशन नंबर 5 पर हुई। फ्लावर यहाँ एक पनाहगाह में छुपा हुआ है। उसने इस बात का यकीन दिलाया है कि अगर उसे मतलूबा रकम यानी 2 लाख रुपया मकामी करेंसी में पहुंचा दिया जाए तो वो
वो इर्द गिर्द के देहातों से कम 1000 कारकुन मुक्ति बहानी के लिए फराहम कर सकता है। मैंने उसे यकीन दहानी करवा दी है कि किसी भी मुश्किल के वक्त में हम उसे हर मुमकिन इमदाद बहम पहुंचाएंगे और जरूरत पड़ने पर उसे सरहद पार भी जाना होगा। व्हाइट फ्लावर ने मेरे लिए बहुत काम किया है। उसकी खास कमजोरी औरत और शराब है और इससे मैं भरपूर फायदा उठा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा कोड मैसेज मिल चुका होगा। 2 लड़कियां फौरन उस तरफ रवाना कर दें। मैंने इस बात का खास तौर से एहतमाम किया है कि अगर व्हाइट फ्लावर हमारे लिए खतरा बनने लगे तो उसे किसी भी गैर महसूस तरीके से मरवा दिया जाए। C1 की तरफ से भेजा हुआ पहला पार्सल कल मिल गया था। मैंने असलहा तकसीम करवा दिया है और उन लोगों को खुसूसी हिदायत की है कि वो ज्यादा से ज्यादा गैर बंगालियों का कत्लेआम करें ताकि पाकिस्तानी फौज मजबूर होकर छावनियों से बाहर निकल आए और उसका बंगालियों से बराह रास्त टकराव हो जाए। एजेंट 00X। दूसरा खत भी इसी किस्म का था जिसके ऊपर कोने पर टॉप सीक्रेट और उसके नीचे कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखा था। खत का मतन कुछ यूं था, सिर्फ वही पढ़े जिससे मुताल्लिक है। चाटगाम के पॉइंट नंबर O3 से इत्तला मिली है कि कादिर बहानी ने कल मामूल की गश्त पर जाने वाले एक फौजी कैनवॉय पर धोखे से हमला कर दिया। जब उनका ताकुब करते हुए पाकिस्तानी फौज एक गांव में दाखिल हुई तो भागते हुए उन लोगों ने पहले से तयशुदा मंसूबे के मुताबिक वहां 3 देहातियों को गोलियां मारकर हलाक कर दिया और दूर दूर तक देहातों में ये अफवाह फैला दी कि पाकिस्तानी फौज ने निहत्ते और बेगुनाह बंगालियों का कत्ले आम शुरू कर दिया है। मंसूबे के मुताबिक हमारे आदमी जिसके पास असलहा मौजूद था लोगों को इश्तियाल दिलाकर फौज के मुकाबिल ले आए और ऐसे हालात पैदा कर दिए कि देहातियों और फौज का तसादुम नागुजीर हो गया। 15 आदमी मारे गए। हमारा मंसूबा बिल्कुल कामयाब रहा। एजेंट नंबर 1 19X को हस्बे हुक्म ये कारनामा अंजाम देने पर करेंसी नोट पहुंचा दिए हैं। इस सिलसिले में इंस्पेक्टर शारदा कुमारी ने जो खुसूसी खिदमात अंजाम दी हैं उनके पेश नजर उनकी तरक्की की सिफारिश की जाती है। एजेंट फॉक्स 1। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।